नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे डिटेल में सिंपल और सरल नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की 15वीं क्लास होगी। लास्ट वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के बारे में और अलग अलग प्रकार के जो उससे संबंधित अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, उन सब के बारे में हमने जाना। वहां से आपके पास बहुत सवाल बनते हैं। आज हम मुद्रास्फीति में ही आपके जो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे विकास दर और मुद्रास्फीति में क्या संबंध होता है, इसके अलावा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को मापने का जो एक वक्र आता है, फिलिप्स वक्र, उसको यहां पे समझेंगे और अलग अलग प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उनके बारे में जानेंगे। साथ में इन टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आते हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे एमसीक्यू के रूप में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस यहीं पर क्लियर हो जाए। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे। देखिए, विकास दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि यदि विकास दर बढ़ानी है तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा। मैं आपको जो भी आपके फैक्ट्स हैं बिल्कुल सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम पढ़ रहे हैं कि विकास दर जो होती है, यानी आर्थिक विकास दर, और जो मुद्रास्फीति है, इनके बीच में एक समय तक, लिमिटेड सेशन तक या कम समय के लिए एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर विकास दर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति भी थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, यहीं पर यह बात कही गई है इस पंक्ति में। अब ऐसा रिलेशन क्यों होता है, समझिए। क्योंकि अगर विकास दर बढ़ानी है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाना होगा। अब अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की एक फैक्ट्री है, वो चाहता है कि उसकी फैक्ट्री का विस्तार हो, प्रोडक्शन उसकी फैक्ट्री में बढ़े, तो उसके लिए उसे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर उत्पादन बढ़ाना है तो निवेश को बढ़ाना होगा। अब जो निवेश होता है वो ब्याज दर के विपरीत संबंध रखता है, यानी अगर ब्याज दर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा, ब्याज दर अगर ज्यादा होगी तो निवेश कम होगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अगर ब्याज दरें कम होंगी तो मैं लोन ज्यादा लूंगा ताकि मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकूं, और अगर ब्याज दरें ज्यादा होंगी तो मैं पैसा वहां से कम लूंगा बैंक से लोन पे, ताकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो निवेश और ब्याज दर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसीलिए निवेश तभी बढ़ेगा जब ब्याज दर को घटाया जाए। और मुद्रास्फीति की जो परिभाषा थी, आपको याद होगी, हमने उसमें पढ़ा था कि जब ब्याज दरें घटाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा तो क्या होता है, लोन सस्ता हो जाता है। लोन सस्ता होने का मतलब क्या है, हर व्यक्ति के पास पैसा होने लगता है, यानी कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है कम ब्याज दरों पे। तो मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और मुद्रास्फीति आ जाती है। वही बात यहां पे कही गई है कि अगर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, विकास दर बढ़ाने के लिए वो ब्याज दर को घटा दे तो इससे क्या होगा, इससे निवेश तो बढ़ जाएगा लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। वही बात जो पहली पंक्ति में मैंने आपको बताई कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर विकास दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश और विकास दर कम होने लगेगी, जो आमतौर पर आरबीआई करता है। एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था कि अगर किसी देश में मुद्रास्फीति आ रही है या मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, ब्याज दरों में कटौती करेगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा? तो आपने कहना है बढ़ाएगा। वो मुद्रास्फीति कम करने का तरीका ही यही है कि आप मार्केट में पैसा कम करें। पैसा कम कब होगा, जब ब्याज दरें ज्यादा होंगी, ताकि लोन ज्यादा लोग ना ले। ठीक है, यही कारण है कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर होने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने ब्याज दर को बढ़ा दिया तो लोन कम लेंगे लोग,
इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो विकास दर कम हो जाएगी। इसीलिए एक मात्रा तक इनके बीच में डायरेक्ट संबंध होता है, लेकिन अगर वो एक मात्रा से क्रॉस कर गया तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, डिमांड कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ती रहेगी और विकास दर भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक छोटे सेशन के लिए या छोटे समय के लिए इन्फ्लेशन और विकास दर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्थिति हानिकारक होती है। अगर आपसे पूछेगा कि आरबीआई क्यों नहीं बढ़ाता ब्याज दर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो यही कारण है, क्योंकि अगर उसने ब्याज दर बढ़ा दिया तो जो विकास दर है वो भी घट जाएगी। ठीक है, अतः विकास और मुद्रास्फीति में पारंपरिक स्तर तक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, लेकिन ज्यादा मुद्रास्फीति विकास के लिए हानिकारक हो जाती है। अब इस पूरी जो हमने ये 3-4 लाइनें समझी हैं, इससे आपकी दो बातें क्लियर हुई। पहला कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति एक दूसरे की सहायक हैं शुरुआती समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे जैसे विकास दर बढ़ेगी मुद्रास्फीति भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। इनका रिलेशन ब्याज दर के साथ कैसा है, मुद्रास्फीति ब्याज दर के साथ कैसी है, ब्याज दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी और ब्याज दर घटेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां से सवाल कैसे बनते हैं, देखिए निवेश और ब्याज दर के बीच संबंध कैसा होता है। तो निवेश और ब्याज दर के बीच हमेशा विपरीत संबंध आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पैसा लोग कम लेंगे तो निवेश भी कम करेंगे। ठीक है, आरबीआई कभी कभी उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद ब्याज दर क्यों नहीं बढ़ाता, तो क्यों नहीं बढ़ाता, क्योंकि आर्थिक विकास और निवेश को बनाए रखने के लिए अगर उसने ब्याज दर बढ़ा दिया तो मुद्रास्फीति तो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन निवेश भी घट जाएगा, निवेश घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो आर्थिक विकास भी कम हो जाएगा। तो इनको बनाए रखने के लिए कभी कभी वो नहीं घटाता ब्याज दर। ठीक है, कथन है उच्च ब्याज दर आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जैसे मैंने आपको समझाया, लोन कम लिया जाएगा, इन्वेस्ट कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो विकास को नेगेटिव रूप से वो इंपैक्ट करती है। क्योंकि ब्याज दर बढ़ाने से निवेश घट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, यह है आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति। आपको मेनली कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि जो आपने 4 लाइनें पढ़ी है इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास में, निवेश में क्या संबंध होता है। अब आपसे वो जो भी सवाल यहां से बनाए आप उसका आंसर कर जाएंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें घटाई जाएंगी या बढ़ाई जाएंगी, ये भी आपका क्लियर है कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, तब जाके वो कंट्रोल में आएगी। ठीक है, अब एक और यहां पे है धारणीय मुद्रास्फीति। अब धारणीय मुद्रास्फीति क्या होती है? हमने बात करी कि एक समय तक जो मुद्रास्फीति है और विकास दरें वो साथ साथ बढ़ती हैं। एक समय तक मुद्रास्फीति जब तक कंट्रोल में है, जब तक लोगों पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, लोग उसको सह पा रहे हैं, तो वो कहलाती है धारणीय मुद्रास्फीति, यानी सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की ऐसी दर से होता है जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है और आम लोगों को भी कोई विशेष समस्या नहीं होती। यानी इन्फ्लेशन, महंगाई अगर धीरे धीरे बढ़े तो इससे देश का विकास भी होगा और लोगों को ज्यादा समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 5 से 6% की मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति माना जाता है। जो विकासशील देश है उनके लिए 5 से 6% और जो विकसित देश है उनके लिए 2% की मुद्रास्फीति को धारणीय माना जाता है। ठीक है, यानी ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें विकास भी चलता रहे और लोगों को खास समस्या भी ना हो। यहां से क्या सवाल बनता है, देखिए धारणीय मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसी मुद्रास्फीति जो विकास और जन कल्याण दोनों के अनुकूल हो। ठीक है, विकास को भी फायदा पहुंचे, अगर ज्यादा हो गई तो विकास रुक जाएगा और लोगों के भी खिलाफ जाएगा। तो जो दोनों के अनुकूल हो उसको कहते हैं धारणीय मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा कथन धारणीय मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही है? चलिए देखते हैं। यह आर्थिक विकास को रोकती है, गलत है। आर्थिक विकास होता है इसमें। यह केवल गरीब देशों के लिए उपयोगी है, क्या ये आपका सही है? ये भी आपका गलत है। धारणीय मुद्रास्फीति अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। विकासशील देशों के लिए अलग है, विकसित देशों के अलग है धारणीय, और गरीब देशों के लिए अलग। यह विकास और कीमत स्थिरता के बीच संतुलन बनाती है, ये सही है आपका। यही आपको बताना था
कि विकास भी होता रहता है और कीमतें ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आज 10 रुपये की है तो अगले महीने या अगले साल वो सीधा 100 रुपये की हो जाएगी, वो 12 की होगी, फिर 15 की होगी, ऐसे धीरे धीरे वो चलता रहेगा। तो प्राइसेस में आपको एक फिक्स भी देखने को मिलता है, स्थिरता देखने को मिलती है और डेवलपमेंट भी चलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिलिप्स वक्र के बारे में। फिलिप्स वक्र पहली चीज किससे संबंधित है, क्या है, क्यों है, यहां से बहुत सवाल बनते हैं। तो पहले वक्र को समझेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज को जानेंगे। जो फिलिप्स वक्र है आपका, बेसिकली ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, किस किस के संबंध को दर्शाता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। फिलिप्स वक्र को देने वाला जो अर्थशास्त्री था, इसका नाम था E.W. फिलिप्स। ये न्यूजीलैंड का था। ठीक है, इसने यह वक्र दिया जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच कैसा रिलेशन है उसको दर्शाता है। इसमें स्फीति यानी मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रम अनुपाती में यानी कि रिवर्स रिलेशन पाया जाता है। हमने देखा मुद्रास्फीति और विकास दर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है। इस वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी बढ़ानी होगी, लेकिन मौद्रिक मजदूरी बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यानी अगर आप लोगों की बेरोजगारी की दर को कम करना चाहते हो देश के अंदर, तो आपको मौद्रिक जो मजदूरी है यानी जो उनको पैसे मिलते हैं, जो उनकी वेजेस है, तनख्वाह मिलती है, वो आपको बढ़ानी होगी ताकि लोग ज़्यादा काम करने के इच्छुक हों, लोग ज़्यादा काम करें और लोगों को अच्छा पैसा भी मिले जिससे वो अच्छी लाइफ को जी सकें। लेकिन अगर आपने उनके हाथों में पैसा ज़्यादा दे दिया तो पैसा ज़्यादा देने से अर्थव्यवस्था में तरलता का मतलब है पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी। और पैसे की मात्रा अगर बढ़ गई, सबके हाथों में पैसा आ गया, तो हर कोई सारी चीज़ें खरीदने का प्रयास करेगा। सारी चीज़ें खरीदने का प्रयास करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है दाम बढ़ने लगेंगे, यानी मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, तो यही फिलिप्स वक्र कहता है कि अगर बेरोजगारी घट रही है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, और बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति घटती है। यानी दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, दोनों एक साथ नहीं चलती, विपरीत दिशा में चलती हैं। अतः बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो ऊंची मुद्रास्फीति की दर को बर्दाश्त करना होगा, और यदि मुद्रास्फीति की दर को कम करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की ऊंची दर वहन करनी होगी। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि अगर समाज के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, किसी देश में बेरोजगारी ज्यादा है, तो किसी के पास पैसा नहीं है, यानी सबके सब बेरोजगार हैं। पैसा नहीं है तो कोई चीजें खरीदेगा नहीं, तो जो दाम है चीजों के वो घटने शुरू हो जाएंगे, यानी मुद्रास्फीति कम हो रही है जब बेरोजगारी हाई है। और मान लीजिए समाज में लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है, उनके हाथों में पैसा आता है, वो चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ने लगेंगे। बेरोजगारी तो कम हो गई लेकिन अब मुद्रास्फीति बढ़ गई। यही कहता है फिलिप्स वक्र। अब इस वक्र के माध्यम से इसको यहां पे समझने का प्रयास कर लेते हैं। यह है आपका फिलिप्स वक्र। यहां पर अगर देखेंगे, मुद्रास्फीति अगर 5% की दर पर है तो बेरोजगारी आपकी 4% हो जाएगी, और मुद्रास्फीति अगर आपकी 1 से 2% के बीच है तो बेरोजगारी आपकी 7 है। यानी मुद्रास्फीति कम है, बेरोजगारी ज्यादा, मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेरोजगारी कम। यही है फिलिप्स वक्र। अब ये किसके बीच है, कैसा रिलेशन है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या दर्शाता है, आप आसानी से इसको बता पाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्या सवाल हैं उनको जानिए। फिलिप्स वक्र किस दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के रिलेशन को दिखाता है। और कैसा रिलेशन है इनका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध कैसा है? तो फिलिप्स वक्र के अनुसार इनके मध्य में संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है, विपरीत है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हालांकि ये छोटे समय के लिए है, केवल फिलिप्स वक्र हो आपका ये छोटे समय के लिए ही है। लंबे समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अगला, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी घटाने का परिणाम क्या हो सकता है? फिलिप्स वक्र के अनुसार अगर बेरोजगारी को घटाया जाता है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी
और अगर मुद्रास्फीति को घटाया जाता है तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। इसलिए कहा ऊपर कि अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी कम हो, थोड़ी बहुत महंगाई झेलनी होगी, और अगर चाहते हैं आपकी महंगाई कम हो तो थोड़ी बहुत बेरोजगारी झेलनी होगी। ठीक है। फिलिप्स वक्र किस समय अवधि में अधिक लागू माना जाता है? फिलिप्स वक्र जो होता है ये अल्पकाल के लिए होता है, दीर्घ काल का ये नहीं होता है। ये अल्पकाल, छोटे समय के लिए होता है कि कुछ समय तक अगर दोनों चलती है समाज में कि बेरोजगारी और इसके बीच में संबंध देखा जाए मुद्रास्फीति, तो डायरेक्टली संबंध इनका नहीं होता, उल्टा रिलेशन इनका होता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये ठीक नहीं होता। एक समय के बाद ये जो परिस्थिति होती है इन दोनों के बीच का, वो कैसा हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतने दाम बढ़ते जाएंगे, यानी कि स्टैग्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी, जिसमें मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक है, वही तो पढ़ा था हमने। जो स्टैग्फ्लेशन था वो क्या था? कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में, फिर इनके क्या क्या सवाल हैं उनको भी जानेंगे। मुद्रास्फीति को अलग अलग आधार पे अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। मात्रा के आधार पे कि अगर इतने % हो तो उसे क्या, कौन सी मुद्रास्फीति कहेंगे। कारणों के आधार पर भी मुद्रास्फीति को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, चाहे वो मात्रा के आधार पर हो चाहे वो कारणों के आधार पर हो, उनको कवर करेंगे। सबसे पहले आती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम हो तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का सबसे मंद रूप है, यानी सबसे धीमी जो मुद्रास्फीति होती है वो यही है, रेंगती हुई। इसमें मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 3% या उससे कम होती है। यानी कि अगर कोई देश है जिसमें मुद्रास्फीति आज के टाइम पे 3% है, अगले साल या तो 4 हो जाएगी या तो 6 हो जाएगी, यानी 3% से कम बढ़ रही है, तो ये कहलाती है आपकी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। सामान्यतः ऐसी स्थिति विकसित देशों में होती है। अब सवाल यहां से बनता है कि इनमें से कौन सी मुद्रास्फीति आमतौर पर विकसित देशों में होती है? तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति। वहां पर महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी गरीब देशों में बढ़ती है। वहां पर बहुत चीजें जो होती हैं, रेट होते हैं, वो लगभग स्थिर होते हैं, धीरे धीरे उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है। अगली है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति की दर से अधिक, यानी 3% से ऊपर और 10% से नीचे हो तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जो चलती हुई मुद्रास्फीति है ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी गई है, लेकिन कम समय के लिए। ज्यादा समय तक अगर चलती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है किसी देश में तो वह आगे चलकर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या कूदती हुई मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति भी बन सकती है। तो इसीलिए ज्यादा समय तक के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए तो अच्छी है चलती हुई मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए, लेकिन इसे आने वाले खतरे के संकेतक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कि इसको कंट्रोल करने का प्रयास अभी से करना है, आगे जाकर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसके बाद है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। बढ़ती हुई कीमतों की दर में तीव्र वृद्धि को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच होती है। रेंगती हुई में 3% से कम, चलती हुई में 3 से 10%, इसमें 10 से 20%। ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसके बाद आती है कूदती हुई मुद्रास्फीति। ऐसी स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें द्विअंकीय या त्रिअंकीय वृद्धि दर से बढ़ती हैं, यानी जब मुद्रास्फीति की दर 20% से ऊपर हो जाती है या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जब बिना उत्पादन के, बिना किसी वृद्धि के कीमतें काफी तेजी से बढ़ने लगती है, मुद्रास्फीति की दर हाई हो जाती है, उसे कहते हैं कूदती हुई। कि आज 20% थी, अगले साल 40%, फिर 60%, 80%, इस तरीके से। इसके बाद स्थिति आती है अति मुद्रास्फीति। जब स्फीति की दर लगातार 3 अंकों से भी अधिक हो जाए, 100% से भी ऊपर हो जाए, या 100% है, फिर 200%, 400%, 1000% ऐसे महंगाई बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है, उसमें आज का रेट जो है उसका वो 5 रुपए है, अगले साल उसके रेट में 2% की बढ़ोतरी हो गई, फिर 2% बढ़ोतरी हो गई। वो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए उसमें अगले साल 100% की बढ़ोतरी हो गई, 5 रुपए से सीधा 10 रुपए हो गया, अगले साल 200% बढ़ गया। ये क्या होगी? ये होगी अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति से सवाल आता है, कैसा सवाल आता है देखिए। इस स्थिति में स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियां जैसे वेतन, बचत, गिरवी, बीमा, पॉलिसी, बॉन्ड, सभी के वास्तविक मूल्य कम हो जाते हैं।
यानी जो पावर आपने मान लीजिए 10 रुपए जमा किए, उस 10 रुपए में आप 10 टॉफियां लेकर आ सकते थे, लेकिन अति मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ, उस 10 रुपए की जो वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर रह गई। या यूं कहें कि वो जो टॉफियां थी जो पहले आपको 10 रुपए में मिल रही थी, अब एक टॉफी 10 रुपए की हो गई। तो आपकी जो फिक्स वैल्यू थी, जो आपने जमा किया हुआ था, या जो आपका फिक्स वेतन है, जिनकी आय क्या होती है, फिक्स होती है, उन पर बहुत इसका असर पड़ता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मुद्रास्फीति भी एक काफी बड़ा चैप्टर है कि किन किन वर्गों पर मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी मुद्रास्फीति में ना सिर्फ बढ़त बड़ी होती है, बल्कि ऐसा बहुत ही कम समय के अंदर हो जाता है। यानी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर देश में ऐसी स्थिति बन जाती है कि चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाती है। जैसे 1920 के दशक में जर्मनी में हुआ था, जब ग्रेट इन्फ्लेशन आता है, जर्मनी की एक मुद्रा की कीमत उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से गिर गई थी। ऐसा ही कुछ 2016-17 के दौरान वेनेजुएला में हुआ, वहां की मुद्रा भी बहुत तेजी से गिरी। और हाल फिलहाल में आप ईरान में देख रहे हैं, वहां पर डॉलर की तुलना में जो ईरान की करेंसी है वो डे बाय डे बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो वो कहलाती है अति मुद्रास्फीति। आपको पूछेगा इनमें से किस मुद्रास्फीति में जो पत्र मुद्रा है, करेंसी है, वो बेकार हो जाती है, वो अति मुद्रास्फीति। ठीक है, इसके बाद आती है कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा 1981 में एक्सटेन ने दी थी। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। जो खाद्य है और जो हमारी ईंधन है, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली। ठीक है, तो अगर इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो बाकी की जो चीज़ें हैं ज़्यादातर इन्हीं से जुड़ी हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होती है। तो कोर इन्फ्लेशन में इनको शामिल नहीं किया जाता। इनके अलावा बाकी चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं, उनमें क्या असर है मुद्रास्फीति का, उसको मापा जाता है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कोर मुद्रास्फीति में इनमें से किसे शामिल किया जाता है? तो गैर खाद्य वस्तुएं और गैर ईंधन वस्तुएं, इन दोनों के अलावा। ठीक है, इसके बाद आती है हेडलाइन मुद्रास्फीति। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति को मापा जाता है इनमें। कैसे मापते हैं, क्या होता है, भारत में कौन सा चलता था, अब कौन सा चलता है, वो हम अगली क्लासेस में कवर करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद करना है कि सरकार के द्वारा मासिक आधार पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं मुद्रास्फीति के WPI के लेवल पे, वो आपकी कहलाती है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सभी को शामिल किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों को भी, ईंधन को भी, सबको इसमें शामिल होता है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति मापने के लिए WPI का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है आयातित मुद्रास्फीति। जब विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब किसी देश में मुद्रास्फीति बाहरी चीज़ों की वजह से बढ़े, बाहर से जो चीज़ हम मंगा रहे हैं, जैसे भारत है, भारत ज़्यादातर जो तेल है हमारा 80 से 85% तेल बाहर से आता है। तो अगर तेल महंगा होगा, जाहिर सी बात है देश के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, तो वो उस बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति आएगी, वो आयातित मुद्रास्फीति कहेगी। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में जो मुद्रास्फीति फैलती है वो इसी प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद है छिपी हुई मुद्रास्फीति। आमतौर पर ज्यादातर आपको देश में ये वाली मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है? किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी को छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए पहले आपको 10 रुपए में 100 ग्राम की कोई चीज मिल जाती थी, अब वो चीज 10 रुपए की ही है, लेकिन अब वो पैकेट जो है वो 100 ग्राम का नहीं होगा, वो 70 ग्राम का होगा। तो कीमत तो वही है, लेकिन उसकी या तो गुणवत्ता घटा दी जाएगी या उसकी क्वांटिटी घटा दी जाएगी। वही होती है छिपी हुई मुद्रास्फीति, कि इसमें पहले वाली कीमतों पर ही, लेकिन पहले की अपेक्षा कम वजन, कम आकार या खराब गुणवत्ता वाला माल बेचा जा रहा है अगर किसी अर्थव्यवस्था में, तो वहां पर छिपी हुई मुद्रास्फीति बन रही है। ठीक है, इसके बाद आती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति केवल आपूर्ति पर मांग के आधिक्य यानी अधिकता के कारण ही नहीं बढ़ती, बल्कि अर्थव्यवस्था में सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण भी बनी रहती है।
यानी सिर्फ मुद्रास्फीति इसलिए नहीं होती है कि मांग ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। जब सरकार के फैसलों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अधिक लचीली मौद्रिक नीतियों के तहत यदि कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है या ब्याज दरों को दीर्घ अवधि तक कम रखता है तो इस कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई का मूल्य बढ़ी हुई मांग की तुलना में गिर जाता है। यानी अगर कोई देश ज़्यादा रुपए छाप देता है, अगर कोई देश ज़्यादा समय तक ब्याज दरें कम ही रखता है, मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ने देता है, तो इस वजह से जो मुद्रास्फीति आएगी वो संरचनात्मक मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया था और पॉल स्टीटेन ने इसमें अधिक योगदान दिया। यानी इसको दिया किसने, इस सिद्धांत को? गुन्नार मिर्डल। और इसको और ज्यादा व्यापक किसने प्रदान किया? पॉल स्टीटेन। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की संरचना में होने वाले असंतुलन स्फीति के कारक होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो अनबैलेंस्ड बना हुआ है सोसाइटी में गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो पैसे को कंट्रोल नहीं करती, मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, पैसा बढ़ेगा, सबके हाथों में पैसा होगा तो दाम बढ़ जाएंगे चीज़ों के, जिससे दाम बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? मुद्रास्फीति आएगी। ठीक है। अब यहाँ से क्या सवाल बनते हैं, देखिए, जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अब आपने पढ़ा हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति किस देश के लिए अच्छी मानी जाती है, किस प्रकार की? वैसे तो सभी देशों के लिए अच्छी है, लेकिन गरीब देशों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। गरीब देशों में अगर महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो फिर सरकार को पैसा कैसे मिलेगा? पर पैसा नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? ये वाली मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और कुछ समय के लिए अविकसित देश, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए वांछनीय माना जाता है? तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है मुद्रास्फीति वो रेंगती हुई मानी जाती है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। ठीक है। चलती हुई मुद्रास्फीति की दर सामान्यतः कितनी होती है? तो 0 से 3% रेंगती हुई, 3 से 10% होती है आपकी चलती हुई मुद्रास्फीति। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सीमित समय तक कौन सी मुद्रास्फीति उपयुक्त है? सीमित समय की बात कर रहा है। लंबे समय के लिए तो हमें भी रेंगती हुई मुद्रास्फीति अच्छी लगेगी, लेकिन सीमित समय के लिए चलती हुई मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए अच्छी है। ठीक है। 10 से 20% की मुद्रास्फीति दर को क्या कहते हैं? तो 10 से 20% की जो मुद्रास्फीति की दर होती है इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। 20 के ऊपर चली जाएगी तो कूदती हुई, 3 अंकों में चली जाएगी तो फिर अति मुद्रास्फीति। 20% से अधिक मुद्रास्फीति को कहा जाता है कूदती हुई मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी। कोर मुद्रास्फीति की अवधारणा किसने दी थी? तो कोर मुद्रास्फीति इसे किसने दिया था? एक्सटेन ने दिया था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कोर मुद्रास्फीति में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता? तो खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति क्या कहलाएगी? तो पेट्रोलियम की वजह से जो कीमतें बढ़ती हैं उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सरकार की नीतियों की वजह से जो होती है उसे संरचनात्मक कहते हैं। समान कीमत पर कम मात्रा या खराब गुणवत्ता में वस्तु बेचना क्या कहलाता है? छिपी हुई मुद्रास्फीति। अभी तो पढ़ा था इसके बारे में। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति का सिद्धांत गुन्नार मिर्डल ने दिया था। ठीक है। अगला कथन है, कोर मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। क्या यह सही है आपका? जो कोर मुद्रास्फीति है इसे एक अर्थव्यवस्था की हमें सीमा पता चल जाती है कि अगर हम ऐसी वस्तुएं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदलती हैं, जिनके रेट, उनको हटा दें तो नॉर्मल लेवल पर इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ पर महंगाई कैसी है। तो कोर मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों को अस्थायी जो इनके उतार चढ़ाव होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। अगर बारिश नहीं हुई मान लीजिए अच्छी, तो जाहिर सी बात है कुछ समय के लिए खाद्यान्न महंगा हो जाएगा। कहीं पर लड़ाई लगने लगी तो जाहिर सी बात है कुछ समय के लिए ईंधन महंगा हो जाएगा। ये कम समय का होता है, एक टाइम पीरियड होता है इनका।
ये चीज़ों को इम्पैक्ट ज़रूर करते हैं। इनको हटा करके बाकी चीज़ों पर देखना कि अगर ये सामान्य हैं या ये नहीं है तो क्या स्तर है अर्थव्यवस्था का, इससे पता चलती है कोर मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण आपके दोनों सही हो जाएंगे, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बारे में, फिलिप्स वक्र के बारे में, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में डिटेल से बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।